हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट को फिनिश करने वाले। आज क्रैश कोर्स में पहला चैप्टर करने वाले। आई नो कुछ लोगों को होगा अरे सर बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन भाई क्रैश कोर्स है यार। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किया था। तुम पहली क्लास को अगर सही सही से रिलेट करोगे और थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बेसिक्स ऑब्वियस हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है यार। थोड़ा सा आज बड़े भाई की तरफ थोड़ा कुछ बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर एंड कर रहा हूँ। कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो देखो जो पढ़ रहे हैं जो करने वाले हैं वो लगातार लगे पड़े। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे ना जब आपको पता होता है कि यार मैराथन के लास्ट में दौड़ रहे, तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। मैंने डे 1 पे भी यही बोला था, फर्स्ट क्लास में भी यही बोला था कि आपको मैराथन में थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सारे वही कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस आते। लास्ट क्लास में भी बात करी थी, भाई प्लीज अपने अंदर एक एटीट्यूड चेंज करो। कभी कभी क्या लगता है ना कि नहीं मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता, भैया फिर क्या होगा, उससे क्या होगा ना, आप पीछे होते चले जाओगे। सर हमेशा आप सिंपल सी चीज सोचो ना, अगर हमारे पास, मैं पढ़ाने को बहुत कुछ पढ़ा सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकते, लेकिन टाइम लिमिटेशन लगी हुई है। तो उस टाइम लिमिटेशन का फायदा भी है और लॉस भी है। फायदा यह है कि हमारे अंदर दिमाग में हमेशा एक बात चल रही है कि भैया मैं कैसे भी करके ना सिलेक्शन लेना है, और जैसे भी हो सकता है सर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ट्राई करो, ये चीज दिमाग में रखो, ये मत रखो। मैंने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक से स्टार्ट किया था, एटम मॉलिक्यूल से शुरू किया था। सेकंड लेक्चर में आपको कुछ चीजें बताई, लॉज बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए, प्लस नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन बताई, उनके बीच का रिलेशंस बताए। थर्ड लेक्चर में देखा तो थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया, कल हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप क्वेश्चंस देखो इनसे जाके प्रीवियस ईयर के, आपको पता चलेंगे कि हाँ यार सर ने सॉलिड लिक्विड गैस नहीं पढ़ाने के पीछे का रीजन है, उसके क्वेश्चंस नहीं आते सर यहाँ पे। ट्राई करो, मैं इसलिए सफाई दे रहा हूं कि मुझे कुछ लोगों का थोड़ा सा देख के लगता है कि यार ये लोग ना दौड़ना नहीं चाहते, ये करना नहीं चाहते। एज अ बोलते हैं ना कि बड़े भाई की तरफ समझा रहा हूं कि चीजों को समझो, और दौड़ने का टाइम है अब सोचोगे कि नहीं सर मैं तो आराम से चलूंगा, मैं यकीन बैच की तरफ पढ़ूंगा, मैं अर्जुना की तरफ पढ़ूंगा, लक्ष्य की तरफ पढ़ूंगा। तो उस बैच में बेटा टाइम था, टाइम अब थोड़ा कम है। और जब मुझे पता है टाइम कम है ना, जैसे मैं तुम्हें घर जाने के लिए बोलूं कि यार तुम ना एक काम करो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाओ, तो आराम आराम से जा सकते हो, पूरा मोहल्ला घूमते हुए जाओगे, ऐसे ऐसे दुकानें घूमते हुए जाओगे। अगर मैं शहर के इस कोने से उस कोने के लिए जाने के लिए बोलूं तो तुम आराम से भी जा सकते हो। अगर मैं तुम्हें टाइम लिमिट नहीं बताऊंगा तुम आराम से जाओगे। लेकिन जिस दिन मैंने बोल दिया कि नहीं भैया इतने टाइम में ही पहुंचना है, तो तुम्हारा मेजर फोकस क्या होगा, सर मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो मैं उस टाइम ना इधर उधर नहीं देखूंगा। अभी अपने आप को, कुछ लोगों को मैं बहुत बताना चाह रहा हूँ कि ट्राई कर, जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हें एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। सारे फॉर्मूलाज तुम्हें बताए जाएंगे, क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको भी साथ साथ में अब हर एक जगह पे आपको 10 क्वेश्चंस नहीं कराए जा सकते, बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिट। आपका एग्जाम पास में है भाई साहब, आप भले ही भूल रहे, लेकिन आपके एग्जाम में 100 डेज से ज्यादा नहीं बचे हुए। तो अब आप ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधा सीधा मेजर फोकस रखिए कहाँ पर, सर क्वेश्चंस करने पे, कॉन्सेप्ट्स करने पे। ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर मेरी तरफ से एंड हो रहा है। अभी ये चैप्टर हर एक जगह यूज होगा। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, वेपर डेंसिटी पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। तो इन सबको रिवाइज करो। चीजों को जब तक रिवाइज नहीं करोगे आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। आप सिंपल चीज शुरू करो ना, हमने स्टार्ट कहां से किया था, चलो मैं आपको पूरी क्लास, अपनी लास्ट की 3 क्लासेस रिवाइज कराता हूं। आप मेरे साथ साथ एकदम आराम से, होता है ना पॉडकास्ट की तरह, इसको सुनो कि सर कहां से स्टार्ट हुई थी कहानी। स्टार्ट हुई थी कहानी एटम से और मॉलिक्यूल से। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बनता है। एटम में 2-3 चीजें काम की हैं। एटम का सिंबल होता है, एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटम का मास नंबर होता है। एटम्स के बारे में बात करेंगे तो एटम्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर से प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन्स आता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लक्चुएट करता है कैटायन बनाने से एनायन बनाने से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स फिक्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। ये चीजें, ये रिवाइज करके बैठो, देखो इसको। मैंने बोला था मास नंबर याद करो, एटॉमिक नंबर याद करके आओ। अब सर आपको मास कैलकुलेट करना बताया था कि हाँ सर मास भी 3 टाइप के होते हैं, एक ग्राम एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है, एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, एक एटॉमिक मास होता है, एक में यू यूनिट होता है, एएमयू यूनिट होता है, एक में ग्राम यूनिट होता है और एक में बिना यूनिट का होता है। तो ये सारी चीजें सर सारे के सारे कार्बन के स्केल पे बेस्ड होते हैं, C12 के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो नया मॉडर्न एटॉमिक टेबल है, मॉडर्न एटॉमिक मास है, वो सारा का सारा कार्बन 12 पे बेस्ड है, सारा का सारा कार्बन 12 पे बेस्ड है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने करी थी। ये देखो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था वहां से, फिर हमने और क्या करना शुरू किया, हम लोगों ने ये देखना शुरू किया कि भैया आप जब क्वेश्चंस करने जा रहे हो, तो
तो आप वहाँ पे ना थोड़ा सा साथ साथ में लॉजिक लगाना शुरू करो। हमने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ, हमने क्या देखा, डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ गेलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम एंड द लास्ट वन एवोगाड्रोस लॉ। ये 5 लॉज देखे थे। फिर हमने क्या देखा था, सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखे थे कि सर लेफ्ट का जीरो हटा देंगे, राइट का जीरो काउंट करेंगे, बीच का जीरो काउंट करेंगे, सर सारे नॉन जीरो डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करी थी। फिर हम लोग अगली क्लास में आए थे तो हमने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन उठाया। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। सर PV इज इक्वल्स टू NRT, इसको सही से लिखेंगे तो PM इज इक्वल्स टू DRT। डेंसिटी ऑफ गैस यहाँ से निकाल सकते हो, PM अपॉन RT। डेंसिटी ऑफ गैस मैक्सिमम कब होगा, जब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। आप नोट्स तो पलटो, करो तो चीजें, सर करना है, सिलेक्शन भी चाहिए और मेहनत नहीं करेंगे दिक्कत होगी। सर आइडियल गैस इक्वेशन करने के साथ साथ हमने वेपर डेंसिटी डिराइव करी थी कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज नथिंग, सर मोलर मास अपॉन क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, मोलर मास अपॉन क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो ये सब चीजें थी। फिर मुझसे किसने बोला कि सर मोलर मास बाई 2 कर दिया, वेपर डेंसिटी आ गई, गैस के बारे में सारी कहानी हो गई। तो अब आते हैं सर परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन 4 पार्ट में, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, 4 पार्ट में निकाला कि सर किसी की मर्जी जैसे चाहे वैसे मेजर कर सकता है। कोई चाहे तो मास अपॉन टोटल मास कर सकता है, कोई चाहे तो वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम कर सकता है, कोई चाहे तो मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर सकता है, और कोई चाहे तो सर वॉल्यूम अपॉन टोटल मास भी कर सकता है। मर्जी है सामने वाले की, अलग अलग सिंबल्स यूज करेंगे। सर परसेंटेज कंपोजिशन आया, वहीं पे हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर आपको अगर कहीं परसेंटेज दिया हुआ है किसी जगह पे तो कम से कम एक एटम वहां एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एक एटम वहां एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मिनिमम एक एटम वहां एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो सर उसके लिए हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट लेके आए। उसके बाद हमने देखना शुरू किया कि सर इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन कैसे करते, तो एक टेबल बनाते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, उनका परसेंटेज या फिर उसका मास का रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास करते, और फिर क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मास रेशियो कर देते, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर देते। तो ये सारी चीजें हमने कर रखी है। सर यही तो हमने इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर क्वेश्चंस किए कि सर इंपेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास इज n फैक्टर, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला इज n फैक्टर। ये सारी चीजें करी। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सर हमारे पास मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ये सब चीजें हमने पहले कर रखी थी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमारे पास 4 नए टर्म्स आए। कौन कौन सा, मोल फ्रैक्शन आया, स्ट्रेंथ आया। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, अगर मुझे अपना मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सर मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट निकालते स्ट्रेंथ निकालते। स्ट्रेंथ इज नथिंग, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड वन सर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी इज नथिंग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वहां से हो जाएगा। एंड फोर्थ वन सर मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट होने वाला है, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट होने वाला है। तो ये 4 लोगों के बारे में पढ़ा। फिर 2 लोग और पढ़े हमने, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इज नथिंग, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू, सर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, मिलियन के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और बिलियन के लिए, पार्ट्स पर बिलियन के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें करी थी हम लोगों ने, यही सब बेसिक बातें करी थी ना लास्ट क्लास में। इंटर रिलेशन पढ़ा था। इंटर रिलेशन क्या था कि सर मैं क्या करने वाला हूं, सर मैंने कुछ चीजें निकाली, स्ट्रेंथ इज नथिंग, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही 4 फॉर्मूले पढ़े हैं हम लोगों ने। सर अपने पास स्मॉल एम, मोलालिटी इज नथिंग, मोलालिटी इज नथिंग, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर अगर मैं बात करूं मोलालिटी की, तो मोलालिटी का एक फॉर्मूला मोलारिटी से भी कैलकुलेट हो जाता है, दैट इज 1000 टाइम्स कैपिटल M डिवाइड बाय 1000 टाइम्स D माइनस M इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन अगर मैं बात करता हूँ, मोलालिटी हो गई। मोलारिटी का एक फॉर्मूला और डिराइव किया था हम लोगों ने सर 10x d बाई मोलर मास ऑफ, क्या हो जाएगा, 10x d बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये चीजें करी थी, तो ये अपने पास आएगा। तो सर ये अपने को देख लो,
ऐसे करके हमें काम करना था। स्ट्रेंथ क्या है, मोलालिटी क्या है, मोलारिटी, यही 4 बेसिक इंटर रिलेशन याद किया था, पक्का हो जाएगा सर। यही 4 किया था, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के देखो, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते कि जिनका एकदम ही बेसिक्स अपने पास बहुत ही ज्यादा नीचे हो, तो भाई दिक्कत वो नहीं है कि बेसिक्स नीचे है, दिक्कत यह है कि आपका मतलब होता है ना, फाइटिंग विल पावर थोड़ी कमी है। अगर आप फाइटिंग करोगे, फाइट करोगे, लड़ना चाहोगे तो लड़ सकते हो अभी भी। हाँ यार देखो, मेरे पास भी टाइम लिमिटेशन है, तुम्हारे पास भी टाइम लिमिटेशन है, इसीलिए हम दोनों को जो बेस्ट हो सकता है उतना करना है, ठीक है। जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। प्लस ट्राई ये भी तुम करो कि सर अब इस मोमेंट पे, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे तुम थोड़े ना जाके नीट में बोल सकते हो नहीं सर मेरा ना 11th 12th अच्छा नहीं तो मैं 3 घंटे के बदले 4 घंटे लूंगा, नहीं बोल सकते सर। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों से, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे किसी और बैच से आए हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके आए, ठीक है, जिनको अब जिनको तमीज नहीं उनको तमीज सिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो बच्चे आप सोच के आओ ना बेटा, आपको बस, आपको ये क्यों नहीं, मैंने इसका डेरिवेशन क्यों नहीं कराया, बिकॉज इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं करना है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है। इस टाइम पे आपको क्विक बनना है और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। उन सारे बच्चों से आगे निकलना है जो 2 2.5 3 साल से आपके पीछे लगे, आपसे आगे जा चुके हैं, आपसे आगे जा चुके हैं, उनको पीछे छोड़ना है। तो अब सर सर के ट्रिक को यूज कीजिए, सर के साथ साथ चलिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, ट्राई कीजिए स्पीड मेंटेन करने की, स्पीड ज्यादा रखेंगे तभी जीत पाएंगे, नहीं तो फिर यही होगा कि हाँ सर देखा था, सुना था, समझा था, नहीं हो पाएगा फिर। प्लीज समझो, ठीक है। ये चैप्टर अपना एंड करेंगे आज बिना किसी उसके, और ट्राई करना जितना हो सकता है, जितना हो सकता है ट्राई करो कि इस चैप्टर को मेरे साथ एंड करो। क्वेश्चंस आज भी करेंगे, आज भी पूरे क्वेश्चंस करेंगे, आज चैप्टर को एंड भी करेंगे। ट्राई करना साथ साथ चैप्टर एंड हो जाए, पक्का पक्का। तो भाई देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा, अब हम लोग एक काम करते हैं, सारे इंटर रिलेशन याद हो गए, ठीक है, ट्राई करो थोड़ा सा। आप देखते हैं, अब जैसे मैं मान लो पीछे क्वेश्चंस पे आता हूँ, थोड़ा मेरे पास खजाना है, मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, खजाने से क्वेश्चंस निकालते पीछे के। जो लोग करना चाहते वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करके देख लो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। सर 10 ग्राम आपके पास क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे, अपने पास कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे। पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के देख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालोगे कितना आ जाएगा, 10/100 आ जाएगा। कैसे सर, उसका मास डिवाइड बाई मोलर मास, कितना आ गया 1/10। सर ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। फिर किसने बोला सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। क्यों मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, क्योंकि मुझे ना सब प्रोटॉन निकालना हो, चाहे न्यूट्रॉन्स निकालने हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो। याद करना हम लोगों ने कैसे किया था, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर क्या निकाल देंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकालने का फायदा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट में किसके किसके प्रोटॉन्स कितने होंगे। सर कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर याद करो। तो कैल्शियम के 20, कार्बन के 6, 8 × 3, सर कितने हो गए 20 + 6 + 24, कितने हो जाएंगे 50। एक मॉलिक्यूल में कितने अपने पास कितने प्रोटॉन्स हैं, तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर पूछूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे सर 50 × 1/10 इंटू क्या आ जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और ये क्या हो जाएगा 5Na, ये क्या हो जाएगा 5Na, 5 × 6.022 इंटू 10⁻23, इसको करेंगे 30.11 आ जाएगा इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करेंगे 3.011 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। सर देखो मैंने क्या किया, अब तुम सोचो अरे सर क्वेश्चन सीखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आएगा, तो सर कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं ये डिसाइड करो, पक्का। ये देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है। 3 लीटर ओजोन दिया है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 ATM। याद करो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या पढ़ा था, PV = nRT। तो पहले एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन निकाल दें एंड दैट विल बी PV/RT।
क्योंकि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन आ जाएगा तो ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स, सर ओजोन के मोल्स पता है तो उसके 3 टाइम्स क्या होंगे? ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो सर ये पकड़ लो, ये प्रेशर कितना है? 8.21, वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर, आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821, और टेम्परेचर कितना होता है? सर यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 300। सर देख लो अपने पास, सर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना टाइम्स चला जाएगा? 100 टाइम्स। सर ये दोनों मिला के 100 × 3 1 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना आ गया? सर 1 आ गया। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? सर 3 टाइम्स 1, तो 3 मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम के। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 मोल्स आ जाएंगे। पक्का? तो ऐसे करके चीजें पकड़ लो। सर मुझे ये क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मास ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे भाई? मास ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? अमोनिया निकालना पड़ेगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? सर आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो सर उससे क्या निकालते? नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा अमोनिया का। एक मोल का मास अमोनिया के 1 मोल का मास फॉर्मूले से निकालोगे तो कितना होगा? 14 + 3 17। 1 मोल का मास इतना है तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास अगर 17 है तो सर इसका कितना हो जाएगा? 3 × 17 कितना हो जाएगा? 51 ग्राम। कितना हो जाएगा? 51 ग्राम। बस। अब सर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाओ। सर ये याद करो, कल मास परसेंटेज ही पढ़ा है। मास परसेंटेज, कोई मेटल कार्बोनेट है, मुझे नहीं पता इस मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। बोल रहा है कि सर परसेंटेज ऑफ, एक बात बताओ, मेटल कार्बोनेट का मास कितना ले लूं? अगर मेटल का मास नहीं पता है तो मेटल का मास m ले लूं तो 2 मेटल के एटम्स प्लस कार्बन का कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना 16 × 3 कितना हो जाएगा? 2m प्लस कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 2m + 60 आ जाएगा। ये इसका मोलर मास। सर व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम लोग? ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 48। सर ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना होगा? ऑक्सीजन का मास कितना है? 48 अपॉन टोटल कितना है? 2m + 60 × 100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 48। तो सर 48 से 48, 2m + 60 इज नथिंग, कितना आ जाएगा? 100। सर 2m की वैल्यू कितनी आ गई? 40। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। सर मास ऑफ एटम, मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो करते रहो। पक्का? तो M2CO3 में मास ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। परसेंटेज से ऐसे निकालना है। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो सर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, दैट इज द मास परसेंटेज। सर क्वेश्चंस देखो अपने पास। सर कल हमने क्वेश्चंस ये सब भी लिखे थे। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है अपने पास किसी सॉल्यूशन में, अगर मोलैरिटी दी है और मास परसेंटेज दिया है। याद करो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कल हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि सर मोलैरिटी इज नथिंग 10x d बाई, मोलैरिटी इज नथिंग 10x d बाई मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। 10x d बाई मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। सर मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दी है? 3.6। सर 10 टाइम्स, डेंसिटी नहीं पता तो डेंसिटी को डी रहने देते। सर मास परसेंटेज कितना है? 29। सर वॉल्यूम कितना है? सॉरी मोलर मास कितना है? 98। डेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे 3.6 × 98 डिवाइड बाई 290, ये डेंसिटी आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 × 98 डिवाइड बाई 290, दैट विल बी 1.21। तो ये कितना हो जाएगा? 1.21। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन। सर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसीलिए बोल रहा हूं कि जो क्लास में हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जो क्लास में हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो चीजें अभी कराई जा रही है उसी से क्वेश्चंस आएंगे, बस उसको फॉलो करो भाई, ज्यादा इधर उधर मत भटको, नहीं तो बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये देख अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी पूछ रहा है।
अब तुझे शॉर्टकट पता है तो तू विद इन सेकंड निकाल लेगा एग्जाम हॉल में। क्यों? क्योंकि सर हमने लास्ट क्लास में अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया। सर मोलालिटी इज व्हाट? मोलालिटी के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? मोलालिटी इज नथिंग 1000 टाइम्स, मोलालिटी इज नथिंग 1000 टाइम्स m, 1000 टाइम्स d माइनस m इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जस्ट फॉर्मूला हमने लिख रखा है, पक्का ये देख लो अपने पास। मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया है? 3। सर मोलारिटी नहीं पता, 1000 टाइम्स m। डेंसिटी कितनी दी है? सर 1000 टाइम्स 1.110 माइनस सर मोलरिटी कितनी दी है? नहीं पता। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का मास कितना होता है? 40 होता है। सर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये 1000 m आ गया, ये 1000 m आ गया, ये 1110 आ गया, ये कितना हो गया? 40 m। सर ये कितना हो जाएगा? 3330 माइनस 120 m इज इक्वल्स टू 11, सॉरी क्या हो जाएगा? 1000 m हो जाएगा। और 330 इज इक्वल्स टू 1120 m हो जाएगा। m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 2.97 के आसपास आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अब तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं पता ना तो एग्जाम हॉल में तुमसे सॉल्व कर तो कर लोगे हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। और इसके बाद अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस साल का ही क्वेश्चन दिखाता हूँ जो तुम पढ़ रहे हो, जिसको लगता है कि अरे सर बेसिक। एक बात बताओ, कल ही हमने जस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। ये देखो अपने पास मोलालिटी दिखाता। अभी जाते जाते हम लोग एक क्वेश्चन भी करके जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, जो इस बार का क्वेश्चन आया था, और तुम्हें खुद को पता चलेगा कितना आ रहा है। सर एक्वस सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है। एक्वस मतलब पानी का सॉल्यूशन होता है, और पानी का ही क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन। मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन दिया है, मतलब वो क्या है? सर सॉल्वेंट है क्या? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है क्या? 0.85। सर व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.85 कितना हो जाएगा? 0.15। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाल लेंगे। फिर किसने बोला कि सर मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी इज नथिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। याद करो कल ही लिखा है ये फॉर्मूला। जो फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है भाई, सीधा सीधा उसको यूज करना शुरू करो। सर क्या हो जाएगा मोलालिटी का फॉर्मूला? सर मोलालिटी क्या आ जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.15, 0.85 इनटू सर 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, पानी है, सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। सर ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल चला गया। सर इसको सीधा सीधा लिख दूं 15,000 अपॉन 85 इंटू क्या हो जाएगा? 18। सॉल्व करेंगे कितना आना शुरू हो जाएगा इसके केस में? अगर 15,000 को डिवाइड करते हैं 85 से, डिवाइड बाई 18 करते हैं तो 9.8 के आसपास आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.8 m। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप यही फॉर्मूला नहीं याद करके गए तो आपको सर अब दिक्कत आनी शुरू होगी एग्जाम हॉल में। अब ये क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो नीट 2022 का क्वेश्चन। सोचो, अब पढ़ो इसको, आराम से पढ़ के देखो, क्वेश्चन को पढ़ के देखो। एक मोलल सॉल्यूशन है, एक मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? फटाफट मीनिंग बताओ। 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन कितने में? 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं। यही था ना डेफिनेशन? पक्का? किसी को लगता है नहीं सर ऐसे नहीं, तो एक काम करो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में ले लूं? केजी में। यही था ना फॉर्मूला। आप तो ये तो नहीं बोले सर फॉर्मूला भी याद नहीं। भैया आप टाइम कम है तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में जो कर रहे हो उसको बार बार रिवीजन करो। सर मोलालिटी का, या तो तुम सामने वाला ऐसे भी कर सकता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नीट 2022 का है। सर 1000 ग्राम में कितना हो रहा है? 1 मोल। तो सर 1 मोल के लिए 1000 ग्राम, तो आधे मोल के लिए कितना करना पड़ेगा? उसका आधा कर दो। सर 1 मोल के लिए कितना? 1000, तो आधे मोल के लिए क्या करना है? उसका आधा कर देना है, तो 500 ग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं, तो एक काम करो, सर मोलालिटी कितनी दी हुई है? 1 मोल दिया हुआ है। सर नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 0.5। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा केजी में? सर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना आ जाएगा? सर मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5 केजी आ जाएगा। और 0.5 केजी मतलब क्या हो गया? 500 ग्राम। सर आंसर तब भी आ जाएगा। जैसे मर्जी, आप चाहो तो बेसिक डेफिनेशन यूज करके भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो एग्जाम हॉल में ऐसे भी सोच सकते हो।
अगर कोई बच्चा चाहे तो इसकी बेसिक डेफिनेशन यही थी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना है, 1 मोल है। 1 मोल के लिए कितना चाहिए सॉल्वेंट, 1000 ग्राम। तो 0.5 के लिए कितना चाहिए, 1000 अपॉन कितना कर दोगे, हाफ कर दोगे। इसका आधा किया तो अगले वाले का भी आधा कर दो। तो ये क्वेश्चंस है, सोचो ना, इसीलिए बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस को देखो और एग्जाम हॉल के क्वेश्चन से सीखो। यार मुझे एग्जाम में जाके ये चीजें करनी है, ठीक है ना, फालतू का इधर उधर दिमाग नहीं चलाना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना। उससे क्या होगा, देखो डर जो है ना, डर जितना बोलते हैं ना कि बेशर्मी और जो चीजें होती हैं ये सब जितना फील करोगे, ठंड जितनी फील करोगे उतनी लगती जाएगी, बेशर्मी जितनी फील करोगे लगती जाएगी। तो बेटर है कि अपने आप को संभालो, ट्राई करो, जितना हो सकता है सही क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, पक्का। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और आज के टॉपिक को जब करेंगे ना तो यार सबसे आसान सा काम करेंगे, सबसे सिंपल सा काम, मतलब आसानी से जिंदगी में सबसे आसान सी चीजें करने वाले स्टोइचियोमेट्री। इस चैप्टर का सबसे आसान सा पोर्शन होता है और इसका शॉर्टकट यहीं पे सीखेंगे ताकि एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड हम लोग सोच पाए। रिएक्शंस अगर आपको अभी नहीं आती हैं तो इनऑर्गेनिक जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी आपको ऐड हो जाएंगे, तो रिएक्शन को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, स्टोइचियोमेट्री क्या बोलता है, सर ये क्या बोलता है, सिंपल सा कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, A+2B अगर ऐसा लिखा हुआ है C, तो इस रिएक्शन को मैं कैसे कैसे पढ़ सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना होगा 2 मोल, और इसका कितना बनेगा 1 मोल, ये लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं ना इसको। A का 1 मोल, B का 2 मोल, C का कितना 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये लिख सकता हूं। अगर कोई बोले नहीं सर लंबा चौड़ा लिख के दिखाओ, तो लंबा चौड़ा ऐसे लिख देता हूं, देखना ध्यान से। अगर मेरे पास ऐसा कोई बोल देता है C+O2 गिव्स CO2, तो सर मैं देखो इसको, इस रिएक्शन को कैसे कैसे लिख सकता हूं। मैं हर एक टाइम इतना ज्यादा नहीं लिखूंगा, पहली बार लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल O2 से टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2। या फिर इसी को लिखना चाहूं तो सर एक काम करते, मोल्स को किससे डिवाइड कर दो, एवोगाड्रो नंबर से। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सर कार्बन क्या है, एटम है क्या, तो 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ, कार्बन को डिवाइड करूंगा तो ये एटम की तरह बिहेव करेगा। और सर ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल की तरह, तो सर ये एटम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है O2 के टू फॉर्म, सर CO2 क्या होता है, CO2 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है क्या, तो सर CO2 का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। सर ये देख लो अपने पास। फिर किसने बोला सर नहीं सर मुझे ना मास के टर्म्स में बताओ, तो मास के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ सर कितना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कितना हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। यही होगा शायद, देख लो एक ही रिएक्शन को अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं मैं, एक एक रिएक्शन, अब हर एक बार ऐसा नहीं लिखूंगा, अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में भी लिख दूंगा, पक्का। सर एक देख लो, किसने बोला सर अगर कार्बन यहां गैस होता, यहां ऑक्सीजन गैस होता, ये भी गैस होता, तो क्या करते सर, इसका क्या लेते 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ, कार्बन ऐसे ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है लेकिन मैं ऐसे गैस लिखा होगा तो सर 22.4 लीटर्स ऑफ O2 टू फॉर्म 22.4 लीटर्स ऑफ CO2, यही लिखता। सर किसी भी रिएक्शन को देख के मैं ये अगर 4 लाइंस लिख सकता हूं ना तो आज की क्लास आपकी है, आज की क्लास आपकी है और इस चैप्टर का क्वेश्चन आपका है, क्योंकि सर ये बेसिक चीजें हैं कि रिएक्शन को देख के आप ये पढ़ पा रहे हो, रिएक्शन को देख के आप ये लिख पा रहे हो। अब देखो मैं हर एक बार आपको ये लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको मैं हर एक बार ये लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको देखो जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, सर ये रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, इस रिएक्शन को अगर दिया हुआ है तो इस रिएक्शन को ध्यान से देख लो। सर मैं देखना इसको क्या क्या लिख सकता हूं, इसका नाइट्रोजन का 1 मोल, इसके कितने 3 मोल्स और इसके कितने 2 मोल्स होंगे क्या, नाइट्रोजन का 1 मोल सर 1 मोल, इसका 3 मोल्स। किसने बोला सर मॉलिक्यूल के टर्म से बात करो, तो 1 मोल के बदले यहाँ 1 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 3 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ।
फिर किसने बोला सर एक काम करते, इसका मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, इसका कितना होगा 6 ग्राम, और ये कितना होगा 34 ग्राम। किसने बोला नहीं सर मुझे ना मास नहीं चाहिए, मुझे आप इस रिएक्शन को मोल्स के टर्म में पढ़ रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मॉलिक्यूल्स के टर्म में पढ़ रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, मास के टर्म से पढ़ रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, आप एक काम करो इसको ना सर वॉल्यूम के टर्म से पढ़ो। एक मोल का वॉल्यूम कितना ले लूँ, 22.4 लीटर्स ले लूँ। सर ये कितना रिएक्ट कर रहा है, 3 इंटू 22.4 लीटर्स, बना कितना रहा है 2 इंटू 22.4 लीटर्स। याद रखना मास हमेशा कंजर्व रहता है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं करते। अगर आप किसी रिएक्शन को देख के ये लिखना सीख गए कि सर किसी रिएक्शन को देख के मैं ये 4 लाइंस लिख लूंगा, स्टोइशियोमेट्री आपकी हो जाएगी, स्टोइशियोमेट्री आपकी हो जाएगी। इसका सीधा सीधा तरीका है, स्टोइशियोमेट्री आपकी हो जाएगी। ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप इसको देख के लिखना सीख गए कि सर मुझे ये लिखना आ गया, तो आप कहीं भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ये देख लो सर, अगर मैं ध्यान से फिर से 4 लाइंस लिख सकता हूं, ये 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका कितना होगा 2 मोल। सर इसका अपने पास अगर बात करता हूं 2 मॉलिक्यूल लिख सकता हूं, ये अपने पास 1 मॉलिक्यूल होगा और ये क्या होगा 2 मॉलिक्यूल होगा। सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं बात करता हूँ 2 मोल 1 मोल और 2 मोल की, तो यहाँ पे देख लो अपने पास, इसके बारे में SO2 का मास निकालूंगा, सल्फर का मास 2 इंटू 64 ग्राम, 2 इंटू 64 ग्राम, SO2 का मास 64, इसका कितना होगा 32 ग्राम, और सर 2 इंटू कितना हो जाएगा 32 प्लस 48 80 ग्राम। देख लो यही होगा शायद, तो ये देख लो। अब इस तरह की चीजें आ रही होंगी, वॉल्यूम में बात करेगा तो 2 इंटू 22.4 लीटर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O2 में कितना ले लूंगा 22.4 लीटर्स, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सर अब ये अगर लिखना आ गया आपको एग्जाम हॉल में, तो अब आपके लिए स्टोइशियोमेट्री मक्खन है सर। कैसे, देखो क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। जैसे मुझे किसने बोल दिया कि ये देखो अपने पास कुछ नहीं बेटा, सीधा सीधा शॉर्टकट सीखेंगे, आपको पूरा का पूरा अब आज से स्टोइशियोमेट्री क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व करोगे। कैसे, आपको लिखना बताता हूं। अगर आप ये 4 लाइंस लिख चुके हो ना, अगर आप ये 4 लाइंस लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन को देख के, तो आप विद इन सेकंड लिख सकते हो। ये देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 required and volume of CO2 produced when 32 gram of methane is burnt, and also calculate moles of H2O produced। ध्यान से देखना अपने पास बेटा, जो ये चीजें बता रहा हूं ना, ये चीजें थोड़ा सीखने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना। अब तुम बोलो सर रिएक्शन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं सर, जिंदगी में एक रूल बना लो, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है ना, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है, ये देख अपने पास एक लाइन में इसका आंसर निकालोगे। जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसको सर ना कुछ नहीं, उसका बैलेंस रिएक्शन लिख दो। जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका बैलेंस रिएक्शन लिख दो। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बेसिक, जल्दी से जल्दी आंसर दे देगा। फिर मुझे क्या करो, मुझे ये बताओ क्या गिवन है तुम्हें, क्या गिवन है सर, ये गिवन है कितना ग्राम गिवन है, 32 ग्राम गिवन है। 32 ग्राम क्या है गिवन है, ये आपको गिवन है। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं सर, ये मास में गिवन है, तो इसका मास कितना होता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख दो। ये देखो स्टैंडर्ड कौन सा, अरे जो लिख रहे थे ऊपर वाला स्टैंडर्ड, इसका कितना है, इसका स्टैंडर्ड कितना होगा सर, इसका कितना होगा 16 ग्राम होगा। कैसे, CH4 का मास 16 ग्राम, एक ही मोल है 16 ग्राम। सर इसका क्या निकालना है, इसका मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। सर इसका ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड मास 16 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है, देखो ना ऐसे लिखते 16 ग्राम किससे रिएक्ट करता है सर, देख लो अपने पास ऑक्सीजन के कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, 64 ग्राम से। कुछ नहीं, CO2 का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब CO2 का लीटर्स में निकालना है। स्टैंडर्ड में CO2 के कितने मोल्स हैं अपने पास, 1 है, तो क्या करूंगा 22.4 लीटर्स लिख सकता हूं। वॉल्यूम में तो यही लिख सकता हूं। और सर क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, किसके, वाटर के। तो सर स्टैंडर्ड में इसके मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं। देख लो, ध्यान से देख लो, मैंने क्या बोला, जो चीज जिसमें चाहिए या जो चीज जिसमें निकालनी है उसको लिख दो।
जैसे मुझे ये ग्राम में दिया है तो मैंने इसका स्टैंडर्ड ग्राम में लिख दिया। स्टैंडर्ड मतलब अरे जो ये लिख रहे थे अभी तक क्या कर रहे थे, किसी रिएक्शन को पढ़ रहे थे और उसके बारे में, ये लाइन तो मैं कभी भी लिख सकता हूं ना, ये लाइन तो मैं कभी भी लिख सकता हूं, ये चारों लाइन किसी भी रिएक्शन को देख के लिख सकता हूं। अगर किसी को लगता हो सर तो आप एक काम करो अलग अलग लिख के फिर मर्ज करो, क्योंकि सर आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मुझे जो चाहिए उसी में लिखूंगा ना। मुझे ये ग्राम में चाहिए तो मैं इसका स्टैंडर्ड ग्राम में लिखूंगा, मुझे ये ग्राम में दिया है तो मैं इसका स्टैंडर्ड ग्राम में लिखूंगा, मुझे ये लीटर में चाहिए तो इसका स्टैंडर्ड लीटर में लिखूंगा, मुझे ये मोल में चाहिए तो इसका स्टैंडर्ड क्या करूंगा, मोल में। आपको कुछ नहीं करना। अब देख लो मैं सारे आंसर्स विद इन सेकंड निकलवाता हूं। ये देखो अपने पास, अगर मुझसे बोला गया अब देखो क्या निकालना है, मास ऑफ O2 निकालना है। सर एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना और ट्राई करना। मास ऑफ O2 निकालना है, गिवन क्या है, ये निकालना है ना, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो गिवन क्या है, गिवन ये, गिवन गिवन को क्रॉस करो, किसके साथ, O2 का निकालना है ना, तो O2 के साथ क्रॉस करो। 32 को किससे क्रॉस कर दो, सर 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 64 से। 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 64 से। ध्यान से देखना, मास ऑफ O2 निकालना है, 32 को किससे मल्टीप्लाई करो, 64 से, क्रॉस करो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, सर उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो, सर उसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दो। 32 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 128 ग्राम। कितना आ जाएगा, 128 ग्राम। कैसे निकाला, फिर से सुनना, मास ऑफ O2 निकालना है, इसका मास निकालना है। इसका मास कैसे निकाल सकता हूं, तो कुछ नहीं, 32 को किससे मल्टीप्लाई किया, 64 से। 32 को किससे मल्टीप्लाई किया, 64 से, और डिवाइड बाई क्या कर दिया, स्टैंडर्ड 16 से। मुझे किसने बोला नहीं सर ये ट्रिक इस पे थोड़ा चलेगी, ये हर एक पे थोड़ा चलेगी। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते, इसका वॉल्यूम निकालना है। ये देखो ध्यान से, वॉल्यूम निकालना है। गिवन क्या है तुम्हारी जिंदगी में, ये गिवन है, ये गिवन है, तो गिवन को क्या करो, किसका वॉल्यूम निकालना है, CO2 का, तो गिवन जो है ना उसको उससे मल्टीप्लाई करो। सर देखना कैसे एक लाइन में आंसर आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है, देखना ध्यान से, CO2 का वॉल्यूम निकालना है ना, ये निकालना है। सर गिवन क्या है, 32, 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 से, डिवाइडेड बाई 32 को किससे मल्टीप्लाई करो, 22.4 से, डिवाइड बाई क्या कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो, 16। सर ये कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 44.8 लीटर्स आ जाएगा, 44.8 लीटर्स। ध्यान से देख लो क्या करना है, मैंने क्या बोला, ये निकालना है तुम्हें, तो कुछ नहीं, जो गिवन है उसको क्रॉस करो, डिवाइड बाय दिस करो। सर वॉल्यूम ऑफ CO2 के बाद अगर आपको मोल्स ऑफ H2O निकालना है तो मोल्स ऑफ H2O भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो कैसे करोगे, मोल्स ऑफ H2O गिवन क्या है, दिस, निकालना क्या है, ये वाला, निकालना क्या है, ये वाला, ये वाला निकालना है, कुछ नहीं, ये गिवन है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, दिस से, किसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे, 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और डिवाइड बाई क्या कर दो, 16। 32 इंटू 2 डिवाइड बाई 16 कितना आ जाएगा, 4 मोल। देख लो एक एक लाइन में अपने पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम हॉल में जो पूछे, एग्जाम हॉल में जो पूछे, बस आपको ट्रिक क्या बताई मैंने, ध्यान रखना, जो चाहिए उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड लिख दो। मुझे ये मास में चाहिए, मैंने उसका स्टैंडर्ड मास में लिखा, जो चीज लीटर में चाहिए उसका स्टैंडर्ड लीटर में लिखा। सर ये 22.4 ही क्यों लिखा, बिकॉज CO2 का कितना मोल्स है, एक ही मोल है। सर H2O के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, मोल्स में लिख दिया। मुझे मोल्स में चाहिए इसलिए मैंने मोल लिखा था। पक्का। सर एक बार फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना अपने पास, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। सर अब सिंपल सा कैलकुलेट, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, कैलकुलेट मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इफ 10 मोल ऑफ N2 is reacted with H2। 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा हूं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ध्यान से सुनना, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, पहले तो रिएक्शन लिखनी है, पहले रिएक्शन लिखनी है। देख लो अपने पास, पहले क्या करनी है, रिएक्शन लिखनी है, पहले क्या करनी है, ये रिएक्शन लिखनी है, पहले क्या करना है, ये रिएक्शन लिखना है। सर किसका क्या गिवन है, सर इसका मोल गिवन है, कितना गिवन है, 10 मोल, ये गिवन है। याद रखना एग्जाम हॉल में जो गिवन है उसको पहले लिख लो, इसका मोल गिवन है। सर इसका क्या निकाल लो, इसका क्या स्टैंडर्ड लूंगा, मोल ले लूंगा। ऊपर क्या लिख देते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड लिख देते, ऊपर क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड लिख देंगे। ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड लिख देंगे। यहां देखो हाइड्रोजन का क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन का क्या लिख देंगे, मास लिख देंगे, 6 ग्राम, यही हो जाएगा, क्योंकि सर ये निकालना है। सर इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो स्टैंडर्ड में कितना लिख देंगे, 2 इंटू 22.4 लीटर।
स्टैंडर्ड तो अपने हाथ में है ना सर। स्टैंडर्ड में चाहूं तो चारों अलग अलग लिख सकता हूं, चाहूं तो चारों मर्ज करके लिख सकता हूं। मैंने क्या किया सर, स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया, 1 मोल 6 मोल ग्राम। और इसको अब मुझसे किसने बोला सर मास निकालो, सर मास ऑफ H2 कितना आएगा, भाई ट्रिक यूज कर, मास ऑफ H2 कितना आएगा, ध्यान से देखना सर, किससे किसको मल्टीप्लाई करूं, 10 इंटू ये निकालना है ना, ये निकालना है सर। इसको गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड से, डिवाइड बाई जिसका गिवन है सर उसको कर दो 60 ग्राम। पक्का सर। आपको क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ NH3, वॉल्यूम ऑफ NH3 बोला गया, वॉल्यूम ऑफ NH3 बोला गया, वॉल्यूम ऑफ NH3 बोला जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 निकालोगे, कैसे निकालोगे वॉल्यूम ऑफ NH3, तो कुछ नहीं 10 इंटू क्या करने वाले हो, 10 इंटू क्या करने वाले हो सर, इसको क्रॉस करोगे और डिवाइड बाई क्या करोगे 1। सर कितना आ जाएगा 20 इंटू 22.4 लीटर्स एंड दैट विल बी 448 लीटर्स, 448 लीटर्स, 448 लीटर्स। आप सोचो लो एग्जाम हॉल में बस आपको इस तरह से लिख देना है, स्टैंडर्ड लिख देना है, और स्टैंडर्ड जैसे ही आपने अपने हिसाब से लिख दिया आंसर विद इन सेकंड निकाल सकते हो। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे आप विद इन सेकंड कर सकते हो। बस आपको ऊपर क्या लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है, नीचे क्या लिखना है, गिवन, जिसमें जो चीज चाहिए याद रखना, ये भी ध्यान रखना, अगर ये ग्राम में चाहिए तो ऊपर ग्राम में, अगर ये लीटर में चाहिए ऊपर लीटर में, अगर ये मोल में दिया है तो ऊपर क्या लेंगे, मोल में। बस क्वेश्चंस देखते हैं, पता चलेगा। देखो ये क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मुझे किसने बोला फॉस्फोरिक एसिड कितना रिएक्ट करना है 120 ग्राम से, सर NaOH, ये देख लो रिएक्शन है NaOH प्लस H3PO4, ये रिएक्शन करने चलेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास सर, ये बन जाएगा Na3PO4, एसिड प्लस बेस है तो ये सॉल्ट प्लस पानी बनाएगा। बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 3H2O, यही बैलेंस के बाद आएगा। किसने बोला सर इस रिएक्शन को आप सिर्फ पढ़ना सीख लो, सर इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना। NaOH का स्टैंडर्ड मास कितना होता है 3 इंटू 140, 120 ग्राम आ गया स्टैंडर्ड। सर इस रिएक्शन में 120 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 120 ग्राम के लिए H3PO4 का मास निकाल दो, तो कुछ नहीं, स्टैंडर्ड में हाइड्रोजन का H3PO4 का मास कितना हो जाएगा, H3PO4 का मास कितना हो जाएगा 3 + 31 और प्लस 16 इंटू 4, सर ये कितना हो गया 34 + 64 कितना आ जाएगा 98, सर इसका मास कितना हो जाएगा 98 ग्राम। सबसे इस बेसिक सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि सर 98 ग्राम आंसर आ जाएगा। कुछ किया नहीं, कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं, बस रिएक्शन लिखा, रिएक्शन को पढ़ना सीख लिया, हो गया काम। रिएक्शन लिखा, रिएक्शन को पढ़ना सीख लिया, हो गया, उतना ही करना है। रिएक्शन लिखो, रिएक्शन को पढ़ना शुरू कर दो, श्योर हो, पक्का। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे व्हाट मास ऑफ SO2 कैन बी मेड बाय बर्निंग सल्फर इन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सर एक बात बताओ, सर सल्फर को बर्न कर रहे हैं, सल्फर प्लस O2, सर सल्फर प्लस SO2 यही बनेगा शायद, पक्का। सर एक बात बताना, इसका क्या दिया है 5 मोल दिया है ना, ऑक्सीजन का क्या दिया है 5 मोल्स दिया हुआ है, ये एग्जाम में क्या है गिवन है। सर इसका स्टैंडर्ड फिर किस में लिखूंगा, मोल में लिखूंगा। SO2 का क्या आता है, SO2 का क्या आता है, अपने को SO2 का क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। SO2 का स्टैंडर्ड क्या देख रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस्ड है, SO2 का स्टैंडर्ड देख लो तो कितना हो जाएगा 64 ग्राम होगा, स्टैंडर्ड यही होता है ना। सर सल्फर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सल्फर की कोई बात करना ही नहीं चाहता क्वेश्चन में, तो जबरदस्ती क्यों लिखूं। ये मेरा क्या है गिवन है, ये मेरा क्या है गिवन है। मुझे कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ SO2 कितना आ जाएगा, मास ऑफ SO2 कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ SO2 इज नथिंग, SO2 का मास कैलकुलेट करना है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर 64 से, डिवाइड बाई कितना कर दो 1, क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा 320 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा 320 ग्राम। बस आपको कुछ नहीं, स्टैंडर्ड ऊपर लिख दो, जो चीज चाहिए उसको मल्टीप्लाई करके निकालते रहो। आप स्टैंडर्ड तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो, नहीं आप मोल दिया है तो मोल लिखा, ग्राम चाहिए तो ग्राम लिख दो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो भाई, क्वेश्चंस करोगे तब जाके सीखोगे। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट का कंबशन कर रहे, कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली टूट गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या देता है CO2 गैस। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन में क्या रह जाए, नीचे बैठा रह जाए। ये क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए रेसिड्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए रेसिड्यू हो जाएगा, ये रेसिड्यू हो जाएगा। तो ये देख लो अपने पास, कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली बर्न करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा CO2।
अब मुझे क्या चाहिए सर, इसका क्या दिया है 50 ग्राम, ये गिवन है, ये क्या है मुझे गिवन है। मुझे क्या निकालना है, किसका मास निकालना है, मुझे इसका मास निकालना है, रेसिड्यू का मास निकालना है। सर एक बात बताओ, अभी स्टोइचियोमेट्री का रूल क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड किसके कंडीशन में लिख दो, जो चीज जैसे गिवन है। सर इसका मास कितना गिवन होता है, मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम, निकालो भाई, कैल्शियम का मास, कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास, इसका मोलर मास कितना हो गया 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा 56 ग्राम, कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकालोगे कितना आ जाएगा 56 ग्राम। करते रहो भाई। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बताओ, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बताओ, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा सर, जो गिवन है किससे मल्टीप्लाई कर दो 50 इंटू 56। देखो गिवन को इससे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस कर दिया किससे 100 से, सर ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है 28 ग्राम। बस कैलकुलेट कर करके निकालते रहो। क्वेश्चंस करने, ये वाले क्वेश्चंस आपको जितने अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आगे जाओगे। एक एक चीज गिवन है, अगली चीज निकालते रहो। जैसे कुछ भी गिवन हो रहा है, जैसे ये दिया हुआ है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम प्लस O2 क्या बना रहा है Al2O3। सर रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि एक काम कीजिए सर, किसके कितने मोल्स दिए गए हैं, इसके 1.5 मोल्स दिए गए हैं, क्या बनाना है तो एल्यूमिनियम का मास बताना है, इसका क्या बताना है मास बताना है। सर स्टैंडर्ड क्या दिख रहा है 3 मोल से, इसके कितने मास चाहिए होंगे 4 इंटू 27 ग्राम। ये क्या है स्टैंडर्ड है, ये क्या है स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है मुझे एग्जाम हॉल में गिवन है। बस एग्जाम हॉल में लिख लो क्या चाहिए तुम्हें, मास ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए। मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालोगे भाई, कुछ नहीं, गिवन है ना, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड बाई कितना कर दो 3, ये कितना हो गया 9 सर, 1.5 इंटू कितना हो गया 36, कितना हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 54 ग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चंस ऐसे कर लेने, क्वेश्चंस ऐसे कर लेने। सर जब भी आएगा आपको एग्जाम हॉल में स्टोइचियोमेट्री क्वेश्चन, एक चीज गिवन है बाकी चीजें निकालनी है, तो कुछ नहीं, रिएक्शन को उसके हिसाब से लिख दो। आपको बोले सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों नहीं निकाला, भाई पूछ ही नहीं रहा, जबरदस्ती क्यों निकाल दूंगा, जब पूछ ही नहीं रहा तो जबरदस्ती क्यों निकालूंगा। तो ये चीज देखो एग्जाम हॉल में कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से चीजें करनी। तो चलो भाई अब एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर ना अपने को जो आया हुआ क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। सोचो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे अगर 20 मोल अमोनिया बनाना है। तो याद करो अमोनिया की रिएक्शन पता है ना अपने को, अमोनिया की रिएक्शन हमें पता है सर, विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो आप। क्या करना क्या है तो कुछ नहीं, ये देखो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, क्या दिया है एग्जाम हॉल में, इसके कितने चाहिए 20 मोल चाहिए, इसके कितने चाहिए 20 मोल चाहिए, इसके कितने चाहिए 20 मोल। अच्छा और क्या चाहिए सर, हाइड्रोजन के मोल्स बताइए। ठीक है भाई, सर स्टैंडर्ड क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना है, स्टैंडर्ड क्या लिख सकता हूं मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लिखूंगा, इसके 2 मोल्स, तो इसके कितने मोल्स होंगे 3 मोल्स। तो बस शुरू हो जाओ। सर आपको ही पता है कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं 20 इंटू क्या करूंगा 3 डिवाइड बाई 20 इंटू 3, जो गिवन है, ये गिवन है ना, तो गिवन से स्टार्ट करूंगा, नीचे से स्टार्ट करूंगा, 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 30 मोल्स आ जाएगा। सोचो सर एग्जाम हॉल में 1 सेकंड भी नहीं लगना, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो विद इन सेकंड आप कर सकते हो। इसीलिए शॉर्टकट और ये चीजें अभी हो रही है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी कहानी राम कहानी आपकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस इधर से आते, इनको पकड़ो अपने पास। पक्का सर ये देख लो अपने पास। अब आता है एक प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक बात बताओ, ध्यान सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट, प्यूरिटी कॉन्सेप्ट और इल्ड, तीन चीजें अभी रहती हैं हमारी, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन ध्यान सुनना आप, जो एक तो स्टोइचियोमेट्री हो गई, प्यूरिटी क्या है। मान लो मैं ऐसा बोल दूं, एक बात बताना, ऐसे क्वेश्चन देना शुरू करूं कि ये सैंपल ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है, अ सैंपल ऑफ 90% प्योर calcium carbonate, a sample of 90% pure calcium carbonate, a sample of 90% pure calcium carbonate, बगल में इसका मास लिखा है 200 ग्राम, इज डिकम्पोज्ड, 200 ग्राम डिकम्पोज किया, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ
CO2 प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। सर ये क्वेश्चन दे दिया गया तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, कैसे सॉल्व कर रहे होगे, यहां देखो ना अपने पास, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर ये पहली चीज यहां ये बताओ मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, स्टोइचियोमेट्री लगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ पहले मुझे, सर यहां पे जो गिवन है वो कितना है, गिवन मास 200 ग्राम रिएक्शन कर रहा है या मैं 200 ग्राम लेके गलती कर रहा हूं। बगल में क्या लिखा हुआ है, 90% प्योरिटी लिखी हुई है, बगल में क्या लिखा हुआ है, 90% प्योरिटी लिखी हुई है। मतलब सर इसका मास जो है गिवन ये नहीं है, गिवन ये नहीं है, गिवन मास पता है कितना है, 200 का कितना लिखा हुआ है 90%, तो सर ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम। 200 ग्राम का कितना 90%, मतलब 180 ग्राम ही गिवन है। रीजन कि सर कैल्शियम कार्बोनेट परफेक्ट नहीं है, उसमें 90% ही प्योरिटी है। ये रिएक्शन सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट करेगा ना, मिट्टी उट्टी थोड़ा ना करेगा, ऑब्वियस है कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्शन करेगा। तो ये देख लो अपने पास 180 ग्राम गिवन है, 200 ग्राम मत ले लेना भाई, 200 ग्राम लिया मतलब क्वेश्चन गलत। 200 ग्राम का कितना लेंगे 90%, 200 ग्राम का कितना लेंगे 90%। बस अब देख लो स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कैसे लिखना है देख लो, बार बार स्टैंडर्ड लिख रहा हूं क्योंकि सर इसका गिवन है 100 ग्राम, स्टैंडर्ड 100 ग्राम हो गया। कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए ना शायद, हाँ वॉल्यूम चाहिए, तो इसका लीटर चाहिए। सर कितना मिलता है 22.4 लीटर। बताओगे सर ये गिवन है, गिवन ये है, गिवन ये है। सर वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 डायरेक्ट निकाल सकता हूं। गिवन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो अभी थोड़ी देर पहले किया, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। जितना भी वॉल्यूम आएगा वही क्या हो जाएगा लीटर्स में कहलाएगा। यही अपने पास वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम जो होगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 18 इंटू 22.4 कितना आ रहा होगा अपने पास, ये आ जाएगा 40.32 लीटर्स। निकाल दो बस। एग्जाम हॉल में ये देख लो कि मैं कैसे कर सकता हूं। आपको ये नहीं लेना है 200 ग्राम नहीं लेना, क्योंकि प्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि सैंपल जो दिया गया है वो प्योर नहीं है। इस साल का नीट 2022 का क्वेश्चन ऐसा है, नीट 2022 का क्वेश्चन ऐसा है। तो बेटा अब देख प्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो होगा ना, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट जितना भी लेना है, अब देख क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है 95 कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। 200 केजी किसका 95% प्योर लाइम स्टोन लेना है, प्योर लाइम स्टोन। सर लाइम स्टोन का अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, लाइम स्टोन को जस्ट अभी देखा कि सर लाइम स्टोन डिकम्पोज होता है, तो लाइम स्टोन डिकम्पोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, तो क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना रहा होगा CO2 गैस। सर ये अपने पास सॉलिड में और ये क्या है सॉलिड में। लेकिन इसका 200 केजी लूंगा क्या, नहीं सर 200 केजी नहीं ले सकता इसका मास, ये 200 केजी गिवन नहीं है, ये गिवन 200 केजी लूंगा ना गलत हो जाएगा, क्योंकि सर बगल में लिखा हुआ है इसका 95% ही प्योर है। अरे भाई मान लो मुझे पता है कि ये पेन रिएक्शन करता है, अब इसके साथ मिट्टी उट्टी लगा दो तो वो थोड़ी ना रिएक्शन करेगा, तो प्योरिटी में क्या हो जाता है रिएक्टेंट का मास कम हो जाता है, प्योरिटी में क्या हो जाता है रिएक्टेंट का मास कम हो जाता है। तो गिवन जो होगा वो 200 केजी नहीं होगा, 200 का कितना होगा 95% होगा। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 190 केजी आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या है, ये गिवन है, ये मेरे लिए क्या है गिवन है। सर ये देखो इसका कितना स्टैंडर्ड कितना लिख दें 100 ग्राम लिख दें, इसका स्टैंडर्ड कितना लिख दें 100 ग्राम लिख दें, स्टैंडर्ड कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। सर देख लो अपने 100 ग्राम क्या निकालना है मास ऑफ लाइमस्टोन, इसका कितना होगा 56 ग्राम। इसका मुझे क्या निकालना है केजी निकालना है। कैसे निकालोगे याद करो, हम लोग कैसे निकालते हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, शॉर्टकट याद है क्या, शॉर्टकट क्या था, जो गिवन होगा गिवन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन को उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये कितना हो जाएगा 190 इंटू 56 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। तो सर ये मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आंसर जो आएगा, आंसर जो आ रहा होगा वो आ जाएगा 19 इंटू 56 और डिवाइड बाय अपने पास 10, तो कितना आ जाएगा 106.4 kg आ जाएगा। सर देखो ना आपको ना ही यूनिट चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस बेसिक सा काम आप बस यहाँ पे प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में याद रखना 200 kg मत लेना, 200 kg का कितना लेना है 95%।
पक्का। तो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाएगा, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाएगा। देखो अब 2015 का एक क्वेश्चन दे रखा है, 2015 का क्वेश्चन दे रखा है एग्जैक्टली वही कि सर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज होगा तो क्या दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 दे देगा। किसने बोला कि सर एक बात बताइए ये डिकम्पोज हो रहा है, इसका क्या सैंपल है, मतलब सैंपल है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, सर 20 ग्राम ले सकते हैं क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट, नहीं सर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 20 ग्राम में कुछ इंप्योरिटी भी है। आपको कैसे पता चला, तो सर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 20 ग्राम की हीटिंग करने पे 8 ग्राम क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। सर मैग्नीशियम का मास निकालेंगे तो मैग्नीशियम का मास होता है 24, कार्बन 12, 48, इसको कैलकुलेट करेंगे 84 आएगा। 84 ग्राम से 84 ग्राम से इसका स्टैंडर्ड लिख देता हूं, इसका स्टैंडर्ड लिख देता हूं, स्टैंडर्ड लिख दिया। अब देखो 84 ग्राम से इसका कितना बन रहा है, 24 प्लस 16, 40 ग्राम बन रहा है पक्का स्टैंडर्ड में। तुम्हें एग्जाम हॉल में ये तो पता है कि सर 8 ग्राम ये दिया गया है, आपको ये गिवन है। एक काम करते हैं 8 ग्राम के लिए इसका मास निकाल सकते हो क्या, ध्यान सुनना। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में 8 ग्राम Mg ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट में इंप्योरिटी है, मुझे नहीं पता, इंप्योरिटी निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना सर, ये तो परफेक्ट आया, ये किससे आया होगा, ओरिजिनल से आया होगा। तो सर इसका मास अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो सर मास ऑफ, अगर ये निकालने की कोशिश करूं तो सर मास ऑफ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आएगा, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आएगा, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, इससे डिवाइडेड बाय कितना कर दो 40। सर ये कितना हो गया 5 टाइम्स, और 5 से करोगे तो ये 16.8 ग्राम आ जाएगा। सर देखो ना 20 ग्राम में से कितना कितना ग्राम प्योर है, सर प्योर ही तो रिएक्ट करेगा ना, मिट्टी थोड़ी ना रिएक्ट करेगी, ये रिएक्शन कौन करेगा, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट करेगा। तो सर 16.8 ग्राम आ गया। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, सर आपकी अपना जो मास आ रहा है प्योर का डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या कर दोगे 100, सर कैलकुलेट करेंगे 84% क्या आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 84% क्या आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन करते रहो, आप हमेशा स्टैंडर्ड लिख लो, स्टैंडर्ड लिख दो और उसके हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। स्टैंडर्ड ऊपर लिख दो, जो गिवन है वो लिखो, क्रॉस करो। सर देखो ट्रिक क्या है, क्रॉस करो डिवाइड बाय दिस कर दो, आंसर आ जाएगा पक्का। सर देख लो अपने पास, जब भी प्योरिटी के बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, एंड दैट इज नोन एज इल्ड वाला कॉन्सेप्ट। इल्ड, परसेंटेज इल्ड, इसको बोलते हैं इल्ड कॉन्सेप्ट। इल्ड कॉन्सेप्ट, इल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअली दो टाइप की चीजें होती है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ इल्ड मतलब क्या है, जैसे अभी तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, या तुम खुद के क्या सोच रहे थे, जब बैच स्टार्ट हुआ था तो हम लोग ये सोच रहे थे डेली के डेली लेक्चर्स करेंगे, DPPs करेंगे, कोई बैकलॉग नहीं रखेंगे, टेस्ट देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोगों का भी बैकलॉग हो गया होगा, कुछ लोगों के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे, कुछ लोग साथ साथ में तेजी से लिख नहीं पा रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी ज्यादा पेन्स यूज करने चक्कर में, कॉपी किताब भरने के चक्कर में लगे पड़े होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां हो रही होंगी। मतलब आपने जो सोचा था 100% के साथ वो नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं दिन भर में 10 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन रियल में वो 10 घंटे मेरा क्या है, सिटिंग आवर है। 10 घंटे मेरा क्या है, सिटिंग आवर है, बैठने का टाइम है। 10 घंटे में बैठता हूं, उसमें से पढ़ाई कितनी होती है, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो सर कुछ टाइम पास भी हो रहा होगा। तो आपकी कोई पूछे एफिशिएंसी कितनी है, सर 10 में से 6 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हो आप, 10 घंटे बैठ तो रहे हो लेकिन 6 ही घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 10 में से 6 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 60%। आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60%। आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60%। आपका यील्ड क्या हो जाएगा, 60%। आपने थ्योरेटिकली प्रॉमिस क्या किया था, सर मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन अभी इस टाइम पे कितनी पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे। तो ऑब्वियस है ना, इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो देख लो यील्ड मतलब क्या होता है, एक्चुअली कोई भी रिएक्शन है तो उसके अंदर एक्चुअल यील्ड होता है, एक्चुअल यील्ड होता है, और एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब कुछ नहीं सर, थ्योरेटिकली आप कॉपी किताब पे जैसे टाइम टेबल बनाते हो तो आप क्या बना देते हो, अरे सर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करूंगा। थ्योरेटिकल मतलब क्या हो रहा होता है कि सर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टोइशियोमेट्री। सर एक्चुअल प्रोडक्ट ऐसे स्टोइशियोमेट्री से कॉपी किताब पे निकालने में क्या जा रहा है, जैसे तुम टाइम टेबल बनाते हो तो क्या बनाते हो, सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पढ़ रहा हूं, थ्योरेटिकली तो लिख ही देते हो, लेकिन एक्चुअल यील्ड क्या होता है आपकी लाइफ में, अलग चल रहा होता है। ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स
ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सर आप किसी रिएक्शन के अंदर आपने कैलकुलेट किया कि सर मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ये आपका क्या था थ्योरेटिकली, लेकिन रियल में कितना आ रहा है, एक्चुअल कितना आ रहा है, कम आ रहा होगा। तो सर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड निकालने का, इसी को परसेंटेज यील्ड बोल दो, या परसेंटेज क्या बोल देते हैं हम लोग, एफिशिएंसी बोल देते हैं, परसेंटेज यील्ड बोल देते हैं, या इसी को परसेंटेज एफिशिएंसी बोल देते हैं। परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या कर दूंगा 100। सर ये मेरे पास क्या है, परसेंटेज यील्ड है, ये मेरे पास क्या है, परसेंटेज यील्ड है। मतलब किसी रिएक्शन में कितना प्रोड्यूस हुआ उसकी बात कर रहा हूं, कितना परसेंटेज। तुम बोलो सर कैसे आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये देख लो, मान लो यही रिएक्शन हम लोग बार बार ले रहे, यही रिएक्शन हम लोग बार बार ले रहे। अब देखो तुमसे क्या दिया जाएगा, तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम्हें क्या दिया जाएगा, ये देख लो अपने पास तुम्हें क्या मिल रहा होगा। यहां पे देखो मुझे बोला गया कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होने पे क्या बन रहा है। अब क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया जाए, इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 100 ग्राम 200 ग्राम लिख देता हूं, इफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन, ऑन डिकम्पोजिशन, ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है, अगर 200 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, तो सर 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। calculate the percentage yield of, calculate the percentage yield of calcium carbonate, calculate the percentage yield of the reaction लिख देता हूं, percentage yield of the reaction, reaction की percentage efficiency कितनी, तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो तुम कुछ नहीं, सिंपल सा रिएक्शन जैसे चल रहा था ना, करके देखो। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, CO2। ये डिकम्पोज होगा तो ये सॉलिड और ये क्या बन जाएगा, गैस। सर इसका स्टैंडर्ड क्या लिखा था तुमने, 100 ग्राम, ये क्या था, स्टैंडर्ड था, ये क्या था, स्टैंडर्ड था, और स्टैंडर्ड इससे कितना बन रहा था, 56 ग्राम। तुमने गिवन कितना दिया है मुझे, कैल्शियम कार्बोनेट दिया कितना है, 200 ग्राम। सर 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, बता सकते हो। सर थ्योरेटिकली कॉपी पे निकालना हो तो थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड जो होगा, थ्योरेटिकल यील्ड जो होगा वो कितना होने वाला है, थ्योरेटिकली कितना किताब में निकल के आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल के दिखाओ। सर ये गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके स्टैंडर्ड से, डिवाइड बाय इनिशियल ले लो, 2 टाइम्स 56, या फिर बोल सकते हैं ना 112 ग्राम। सर थ्योरेटिकली कॉपी पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 112, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, एक्चुअल यील्ड कितना दिया हुआ है, एक्चुअल कितना दिया गया है, एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया गया है, सर वो कितना है, 56 ग्राम। तो सर परसेंटेज यील्ड, सर परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, 56/112 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50%। कैसे, 2 टाइम्स 2 से 50। आपको एग्जाम हॉल में कुछ नहीं, जो आप निकाल रहे थे ना अभी तक, वो सारा का सारा क्या है, थ्योरेटिकल था। कॉपी पे निकालने में तो आसानी है ना, कॉपी पे निकाल दो यार, कॉपी पे निकालने में क्या जा रहा है, कॉपी पे निकालते रहो। लेकिन वो सर क्या है, कॉपी वाला यील्ड है, नॉर्मल यील्ड जो आ रहा है वो कम आ रहा है। इसका मतलब आप जो रिएक्शन में सोच रहे हो उसका एफिशिएंसी कितना चल रहा है, 50%, उसकी एफिशिएंसी कितनी चल रही है, 50% चल रही है, पक्का। तो सर थ्योरेटिकल यील्ड देख लो अपने पास, यील्ड 2 टाइप का, किसी भी रिएक्शन में 2 टाइप का होता है। एक होता है जो कॉपी पे आप निकालते हो स्टोइचियोमेट्री से, और एक होता है रियल में उतना मिल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने सर पेज कॉपी पे निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था, 112 ग्राम, लेकिन वो क्या लिखा है कि सर 56 ग्राम ही मिल रहा है, 56 ग्राम ही कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो भैया क्यों कम मिल रहा होगा, बिकॉज इस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या हो गई है, 85% है। जितना आप सोच रहे हो उसका 85% काम हो रहा है। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अगर 10 घंटा सोच रहे हो तो 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी क्या है, एफिशिएंसी है, ये तुम्हारी क्या है, एफिशिएंसी चल रही है। कुछ मतलब जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो थॉट्स बनाए जा रहे हैं, अभी जैसे पढ़ रहे होंगे फिर भी थॉट्स सोच रहे होंगे, अच्छा ऐसा ऐसा है, वो लोग के साथ और कम हो जाता है, उनकी एफिशिएंसी और कम हो जाती है, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम बन रहा होता है, पक्का। तो सर देख लो, अब मेरे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जो स्टोइचियोमेट्री का होता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है, तो ये तब आएगा जब दो व्हेन
more than one reactant are more than one reactants are given, one more than one reactants, one more than one reactant या अमाउंट ऑफ मोर देन, ऐसे लिख देता हूं, व्हेन अमाउंट ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, एक रिएक्टेंट से ज्यादा लोगों का अमाउंट दिया है तो उस केस में हमारी लाइफ में क्या आता है, किसका रोल आता है, लिमिटिंग रिएजेंट का। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देंगे, एलआर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सर जब एक से ज्यादा लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था शुरुआत में जब स्टार्ट किया था, एक बात बताओ, CH4 प्लस 2O2 क्या बना रहा है, CO2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस क्या बना रहा होगा, 2H2O। पक्का? तो सर इस रिएक्शन में मैंने, याद करो हमने शायद बात करी थी, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, ध्यान से देखना अपने पास, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भैया एक काम करो 16 ग्राम ऑफ CH4, या ऐसा लिख दूं 32 ग्राम ऑफ CH4 इज रिएक्टेड विथ, ध्यान से देखना आप, रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट, अब तुमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट क्या निकालना है, तो सर यहां निकालना है मोल्स ऑफ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड बी पार्ट मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया, सर पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, पता है क्या? आप स्टोइचियोमेट्री का शुरुआत वाले क्वेश्चन पे जाओ, वहां सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ था, एक ही रिएक्टेंट दिया था, मैंने आसानी से काम कर दिया था। एक ही रिएक्टेंट दिया था सर, एक ही दिया हुआ था तो मैं आसानी से निकालता था सर आराम से, मुझे पता था कि स्टैंडर्ड लिख दूंगा, ऊपर स्टैंडर्ड लिख दूंगा सर, नीचे क्या लिखूंगा अपने पास, नीचे अपने को गिवन और सब कुछ निकाल दो। सर यहां भी निकालना सब कुछ वही है सर, इसका देखो, इसका मोल निकालना है, इसका मास निकालना है, लेकिन अब की बार जो गिवन दिया है ना सर, अब की बार जो गिवन दिया है वो इसका भी कितना दिया है 32 ग्राम, और इसका भी कितना दिया है 32 ग्राम। ध्यान से देख लो अपने पास, पिछले बार से और इस बार का डिफरेंस देख लेना अपने पास, पिछली बार और इस वाले क्वेश्चन का डिफरेंस देखो। स्टैंडर्ड क्या करूंगा, एक बात बताओ, स्टैंडर्ड क्या करूंगा, स्टैंडर्ड इसका कितना है, ग्राम में लिखूं, क्यों, क्योंकि नीचे ग्राम है, इसका भी स्टैंडर्ड किस में लिख दूं, ग्राम में लिख दूं, इसका स्टैंडर्ड किस में लिख दूं, इसका स्टैंडर्ड किस में लिख दूं, मोल में लिख दूं, और इसका स्टैंडर्ड किस में लिख दूं, ग्राम में लिख दूं। क्यों? क्योंकि सर जो चीज जिसमें चाहिए होती है वही निकालना, उसी तरीके से उसका स्टैंडर्ड लिख दो, जो चीज जिसमें दी है या जो चीज जिसमें चाहिए उसका स्टैंडर्ड उसी में लिखो। यहाँ मोल में चाहिए तो मोल में लिखो, ग्राम में चाहिए ग्राम में लिखो, और ग्राम में चाहिए ग्राम में लिखो। पक्का? अब तुम बोलो सर डिसाइड कौन करेगा, ऑब्वियस है ना, हमें निकालना है, हमें CO2 निकालना है, H2O का निकालना है, तो डिसाइड कैसे होगा, इसको डिसाइड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, अगली लाइन अगली स्लाइड में यूज कर रहा हूं, फिर यहां पे निकालूंगा। ये देख लो, मैं क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं सर 16 ग्राम ऑफ, देखो भाई 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, ऐसे लिख सकता हूं 64 ग्राम ऑफ O2। सर कहां से लिखा, सर स्टैंडर्ड में देखो, देखो 16 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, CH 64 से कर रहा है, 16 ग्राम किससे कर रहा है, 64 से। एक बात बताना, 1 ग्राम CH4 किससे रिएक्ट करेगा, 64/16 से। सर कितना ग्राम CH4 दिया हुआ है, CH4 का कितना ग्राम गिवन है, सर 32 ग्राम गिवन है, क्या 32 ग्राम गिवन है, तो ये 64/16 इंटू क्या कर दिया 32, क्या हो जाएगा 128 ग्राम O2। सर अगर पूरा का पूरा 32 ग्राम CH4 रिएक्ट करना है, ध्यान से देखना अपने पास, 32 ग्राम CH4 रिएक्ट करना है, अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, इसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 128 ग्राम चाहिए क्या, इतना ऑक्सीजन है क्या आपके पास दिया हुआ है क्या, नहीं दिया ना। लिमिटिंग रिएजेंट इज नथिंग, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है, दैट रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, दैट रिएक्टेंट विच विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, विच विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो पूरे के पूरे रिएक्शन में कंप्लीटली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब सारे के सारे उसके मास मोल सब कुछ फिनिश हो जाएगा, जो कंप्लीटली फिनिश हो जाए। सर एक बात बताओ, 32 ग्राम अगर CH4 चाह ले, 32 ग्राम CH4 चाह ले कि भैया मुझे रिएक्शन करके मर मिट जाना है, उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 128 ग्राम। तुम्हारे पास 128 ग्राम ऑक्सीजन है ही नहीं,
तो भैया इसका मतलब क्या होगा, तू तो भैया कभी भी किसी हाल में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, तू किसी हाल में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता भाई। तो इसका मतलब अपोजिट वाले को चेक करना पड़ेगा। ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट दो लोगों में से अगर ये बंदा नहीं है तो यही बंदा होगा लिमिटिंग रिएजेंट ना। अगर ये रिएक्शन को लिमिट नहीं लगा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या हो गया, जो रिएक्शन को लिमिट लगा दे। मान लो ये 0 हो गया, अगर CH4 0 हो गया तो भैया रिएक्शन खत्म हो जाएगी ना। अगर 4 लोग हैं उसमें से एक बंदा 0 ही हो गया तो रिएक्शन पूरी पूरी खत्म। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, लिमिट लगाता है, रिएक्शन को रोक देता है, बोलता है भाई साहब मैं खत्म हो जाऊंगा तो आपको साथ में बंद करा दूंगा रिएक्शन। यहां CH4 पूरा खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर आप देख लो ना, CH4 को पूरा कंप्लीटली फिनिश करोगे, 128 ग्राम O2 है, तो सर नहीं पॉसिबल है। उल्टा करके देख लेते हैं, उल्टा करके देख लेते हैं। ये देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्स, सर 64 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्स 16 ग्राम ऑफ CH4। देखो मैं पहली बार कर रहे तो इसलिए ऐसे ऐसे लिख लिख के कर रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करना भाई, क्योंकि गलत नहीं करना है। ये देख लो अपने पास 16 ग्राम, सर इसका भी कितना दिया है, 32 ग्राम ऑफ O2 दिया है, इसका भी 32 ग्राम है, निकाल के देखो कितना आ रहा है। सर 8 ग्राम क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, 8 ग्राम CH4। मतलब सर अगर ऑक्सीजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, 32 के 32 ग्राम खत्म हो जाएगा, CH4 का कितना जाएगा भाई साहब, CH4 का कितना जाएगा अपने पास, 8 ही ग्राम जाएगा। पक्का देखना, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं अब के टाइम पे, सर फिर से वही रिएक्शन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब CO2 प्लस 2H2O, मतलब सर इसका कितना था 32, इसका भी कितना था 32, ये 32 में से 32 चला जाएगा, ये 0 ग्राम हो जाएगा, तो इसमें से कितना जाएगा सर, 32 में से कितना जाएगा 8 ग्राम, कितना बच जाएगा अभी भी 24 ग्राम ऑफ CH4 अभी भी क्या रहने वाला है, CH4 अभी भी क्या रहने वाला है, अनरिएक्टेड रहेगा। देख लो क्यों, क्योंकि सर रिएक्शन में पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूज होगा, तो CH4 का कितना यूज हो रहा है, 8 ही ग्राम हो रहा है, तो पूरा का पूरा ये 0 हो गया, तो इसका कितना गया 8 ग्राम। तो सर अनरिएक्टेड CH4 क्या होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं कि CH4 क्या है, CH4 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, CH4 क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। CH4 क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा है तो ऑक्सीजन मेरे लिए क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन क्या कहलाएगा मेरे लिए, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो कहानी अब यहीं पे, ये जो पीछे किया ना, ये बोर्ड वर्क बस इसके लिए दिखाने के लिए किया है कि पहले एक को कैलकुलेट करो। मैंने पहले इसका पूरा रिएक्शन करा के देखा, उतना ऑक्सीजन चाहिए नहीं है दिया है ना, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकता। जो चीज पूरी कंप्लीटली खत्म हो ही नहीं सकती वो तुम्हारे रिएक्शन को स्टॉप कर ही नहीं पाएगी ना। पूरा 32 ग्राम CH4 पूरा रिएक्ट करने के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, मिलेगा ही नहीं। लेकिन सर 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना CH4 चाहिए, 8 ग्राम, ये इतना दिया, इससे ज्यादा ही दिया है। पूरा का पूरा बेचारा ये 0 हो गया, मर मिट गया रिएक्शन में, लेकिन इसका भी कितना बच गया 24 ग्राम। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, CH4। दूसरी चीज सर मुझे तो ये निकालना भी नहीं था, मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ CO2, मुझे क्या निकालना है, मास ऑफ H2O, वो कैसे निकालूंगा। जैसे ही मुझे पता चल गया ना, जैसे ही मुझे पता चल गया कि सर ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्यों मैंने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला उसका फायदा बताता हूं। जैसे ही मुझे पता चल गया रिएक्शन में ये खत्म हो जाएगा, मतलब रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा कौन डिसाइड करेगा, सर ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। अब मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, सर मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, तो सर मोल्स ऑफ CO2 क्या करने वाले हैं, देखना ध्यान से। मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये डिसाइड कर रहा है ना लिमिटिंग रिएजेंट। दो लोग गिवन थे, उसमें से एक पे आ गए, अब ये डिसाइड करेगा। देखो फिर से याद करो, ट्रिक क्या थी सर, ये गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस डिवाइड बाय क्या कर दूं सर, देखना अपने पास 32 × 1/64 कितना मोल्स हो जाएंगे, 0.5 मोल्स। कितने मोल्स हो जाएंगे, 0.5 मोल्स। सर ये निकालना है मुझे, सर ये निकालना है, मास ऑफ H2O निकालना है। मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, गिवन ये है, गिवन इनटू दिस 32 × 36 अपॉन कितना हो जाएगा 64, कितना मास आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा। तो बस फिनिश करते रहो।
आपको एग्जाम हॉल में निकालना सिर्फ इतना था, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, ये चीज निकालने के लिए मुझे पहले क्या डिसाइड करना पड़ा कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन पहले खत्म हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी का नाम क्या रख देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो एक सिंपल सी बात सोचो ना, हम तुम मिलके पढ़ाई कर रहे हैं, अब मान लो मैं गायब भी हो जाऊं तो तुम पढ़ नहीं सकते ना यार, टीचर ही नहीं दिख रहा तो ऑब्वियस बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। कोरोना में यही तो किया हम लोगों ने, ठीक है, कि भाई टीचर ही गायब हो गया तो फिर चलो ऑनलाइन था तो चलो ऑनलाइन पे आ गए। अदरवाइज क्या था, टीचर ही नहीं थे आपकी लाइफ में, क्लास थी नहीं, स्टूडेंट्स थे ही नहीं, दोस्त थे ही नहीं आपकी लाइफ में। तो वही हालत यहाँ पे, अगर कोई एक बंदा गायब हो गया पूरी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, रुक जाएगी पक्का। जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। सर आप इसकी प्रैक्टिस करके ये दोनों को अलग अलग निकाल के फिर डिसाइड करो कि सर इन दोनों में से कौन पहले फिनिश हो जाएगा, कौन एक्सेस में बच जाएगा। क्वेश्चन करते रहो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। सर ये रिएक्शन, अभी अगर रिएक्शन नहीं आती तो उसकी टेंशन मत लेना, रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक के साथ साथ चीजें याद हो जाएंगी। रिएक्शन अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखो, BaCl2 प्लस Na3PO4, अगर ये रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर Ba3PO4 होल ट्वाइस और प्लस 3NaCl बना देंगे, 3NaCl या फिर 6NaCl बना देंगे, 6NaCl बना देंगे। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक्चुअली कुछ नहीं, ये ऐसे हो रहा होगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। अब देख लो, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ध्यान से देखो क्या बता रहा है ये रिएक्शन। सर इसका 3 मोल होगा तो इसके कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स, और इसके कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल, और इसके कितने बनेंगे, 6 मोल। स्टैंडर्ड तो यही बता रहा है। सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, बिकॉज देखो एग्जाम में मुझे क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। सर अब की बार कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो उसके लिए देखो दोनों के रिएक्शन दिए हुए, दोनों की वैल्यू दी हुई है क्या, 0.5 मोल BaCl2 दिया हुआ है और 0.2 मोल ऑफ 0.2 मोल इसका दिया हुआ है। ये दोनों गिवन है, अब की बार मुझे ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी। सर जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए जाते हैं तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, हम लोग पहला काम ये कर रहे होते हैं कि सर हम ना डिसाइड कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो फटाफट ये साइड में लिखते हैं कि सर 3 मोल BaCl2, 3 मोल ऑफ BaCl2 किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, यही लिखेंगे 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। तो सर 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, 1 मोल 2/3 से करेगा। तो सर 0.5 मोल कितने से करेगा, 0.5 मोल ऑफ BaCl2 कितने से रिएक्ट करेगा, 2/3 इंटू 0.5, सर 1/3 मतलब कितना हो गया, 0.33 मोल ऑफ। सर अगर आप चाहें कि सर BaCl2 पूरा रिएक्शन कर जाए, ये पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाए, इसके कितने मोल्स चाहिए, सोडियम फॉस्फेट के इतने चाहिए। इतने हैं क्या, इतने हैं क्या आपके पास, इतने सोडियम फॉस्फेट के मोल्स हैं क्या, नहीं है ना। मतलब सर जिंदगी में ये चाह के भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकते। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अगर ये नहीं है तो दूसरा होगा, मैं निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 में से एक ही होना है, ये नहीं लिमिटिंग रिएजेंट है तो अगला हो जाएगा। और जैसे ही पता चल गया ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये डिसाइड करेगा कि सर मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट कितना बनना है, मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट कितना बनना है। कैसे, अरे सर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा, गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितने मोल्स बनेंगे, 0.1 मोल्स बनेंगे। तो 0.1 मोल्स बनेंगे। तो बस सर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको ये सोचना है, ये एक कहीं निकालते हैं। कोई बोले सर आपने पिछली बार में 2 निकाला था, क्योंकि वो पहले बार कर रहे थे भाई साहब, मुझे ये पता चल गया ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो फिर कौन होगा, दूसरा बंदा। अरे क्वेश्चन में जब यस आंसर नहीं है तो नो ही होगा ना। अगर कोई चीज ट्रू नहीं है तो दूसरी चीज क्या, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स। अगर मैं जान गया कि BaCl2 पूरा रिएक्ट नहीं कर सकता, BaCl2 पूरा रिएक्शन नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है कि सर तू भाई पूरा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये कर जाएगा। 2 ही लोग हो तो 2 में से कोई तो पूरा रिएक्ट करेगा ही, पक्का निकाल दो इसका आंसर। बस एग्जाम हॉल में आप इस तरह सोचो। ये देखो फिर से अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, BaSO4 की रिएक्शन कराइए, ध्यान से सुनना। अपने पास BaSO4 की रिएक्शन कराई किसके साथ, सर BaSO4 की BaCl2 प्लस H2SO4, ये रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस क्या बनाएगा, 2HCl बना देगा।
ये रिएक्शंस की टेंशन मत लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या दिया है, गिवन किसका कितना है, जिसका 0.5 मोल है, इसका कितना है 1 मोल है। ध्यान से देखना, इसके 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। अब तुम खुद से देख लो एग्जाम हॉल में क्या गिवन है तुम्हें, ये गिवन है, ये एग्जाम हॉल में गिवन है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसके मोल्स निकालने हैं, इसका मोल निकालना है। सर इसका स्टैंडर्ड क्या है 1 मोल, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बताओगे। पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं, बिकॉज ये दोनों चीजें गिवन है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन होता है तो उसी टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, लिमिटिंग रिएजेंट का। फटाफट एक काम करो, फटाफट ऐसे लिख लो कि सर 1 मोल BaCl2 का 1 मोल ऑफ BaCl2 रिक्वायर्स, 1 मोल BaCl2 कितने मोल से रिक्वायर रिएक्शन करता है, 1 मोल BaCl2 कितने मोल से रिएक्शन करता है, 1 मोल से। तो सर इसके केस में अगर मैं बात करता हूं 0.5 मोल लूंगा, अगर मैं इसके 0.5 मोल लूंगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 0.5 मोल ऑफ H2SO4। क्या इतना गिवन है क्या, यस सर गिवन है। सर इससे ज्यादा है, H2SO4 इससे ज्यादा है, मतलब सर ये पूरा रिएक्ट कर सकता है, 0.5 मोल ऑफ BaCl2 पूरा रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि सर उससे ज्यादा है H2SO4। तो लिमिटिंग रिएजेंट अब की बार कौन आ गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, ये आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है अब की बार आपकी जिंदगी में, ये है। तो ये डिसाइड करेगा कि सर BaSO4 कितना बनना है। सर 1 मोल से 1 मोल तो 0.5 मोल से अगर मैं पूछूं मोल्स ऑफ BaSO4 कितना बनेगा, मोल्स ऑफ BaSO4 कितना बनेगा, 0.5 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया 1, क्या आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। सर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, जब भी 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, जब भी 2 रिएक्टेंट दिए हैं तो पहले डिसाइड कर लो कौन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन कर गया तो इसका कितना जाएगा 0.5, ये 0 हो जाएगा तो इसका कितना जाएगा 0.5। निकालते रहे भाई, क्वेश्चंस करता रहे। ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, देख लो भाई अपने पास 10 ग्राम हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सर ये बनाएगा। सर 10 ग्राम क्या दिया है, इसका मास कितना दिया है 10 ग्राम, इसका मास कितना दिया है 64 ग्राम। ये मुझे एग्जाम हॉल में गिवन है, ये मुझे एग्जाम हॉल में क्या है गिवन है, कुछ नहीं करो। यहाँ पे कितना माना ग्राम मास होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन ऊपर लिख दिया करो। स्टैंडर्ड लिखना हम शुरू से आज सुबह से मतलब स्टार्ट किया है, 2 ग्राम, और ये कितना हो गया 32 ग्राम। सर ये बताना अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, मुझे पूछ रहा है मास मोल बताओ इसका, इसका मोल चाहिए। सर इसका मोल चाहिए, इसका मोल कैसे निकालूंगा, 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, मतलब पहले ये डिसाइड करता हूं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। मैं ना काम करता हूं, सर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पहले मैं निकाल के चेक कर लेता हूं किसी एक को पकड़ के। सर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 10 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेके चलता हूं तो ये क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम, क्या होगा 80 ग्राम ऑफ O2 होगा क्या, 80 ग्राम O2 होगा। 80 ग्राम O2 है क्या आपके पास, एग्जाम हॉल में 80 ग्राम दिया है क्या O2, नहीं दिया है ना, मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन चाह के भी रिएक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है ही नहीं। जब वो इतना ऑक्सीजन है ही नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा, सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, तब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो जाएगा। जब भाई तेरे से ना हो पाएगा तो यही डिसाइड करेगा। अब ये डिसाइड करेगा तो बताओ भाई मोल्स ऑफ वाटर कितना बनेगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना बनेगा, देख लो। लिमिटिंग रिएजेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सर सामने वाले के स्टैंडर्ड से डिवाइड बाय क्या कर दो 32 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4 मोल्स। आंसर क्या हो गया 4 मोल। तो सर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, करते रहो इसको बैठ के, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बैठ के करते रहिए सर, इसको जितना हो सकता है बैठ के करते रहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये सुंदर सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो कि सर हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, क्या बनाएगा 2HCl। एक बात बताओ सर, इसका 22.4 लीटर्स, इसका 22.4 लीटर्स, और इसका कितना बनेगा 2 टाइम्स 22.4 लीटर्स, लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड तो यही होगा ना सर, स्टैंडर्ड तो यही होगा।
एग्जाम में क्या दिया गया है, गिवन क्या है आपके लाइफ में, गिवन है दोनों के वॉल्यूम, गिवन दोनों के वॉल्यूम है, कितना है, इसका 1.2 लीटर्स है और इसका कितना है 1.12 लीटर्स है। सर इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। पहले एक बात बताओ, मुझे ना किसने बोल दिया कि सर एक काम कीजिए, यहां बताइए रिएक्शन में जब रिएक्शन खत्म होगी तो क्या क्या बचा होगा, हाइड्रोजन बचा होगा, क्लोरीन बचा होगा या HCl बनेगा, क्या बनेगा। तो सर एक काम करते हैं, लिमिटिंग रीजेंट निकालते हैं पहले, फिर HCl की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो अपने पास, सर अगर मैं ऐसा लिखता हूं 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 22.4 लीटर्स ऑफ Cl2, तो सर 1 लीटर कितने से रिएक्ट करेगा, 22.4 अपॉन 22.4। सर आपके पास कितना है, 1.2 लीटर्स हाइड्रोजन है क्या, सर 1.2 लीटर्स हाइड्रोजन है क्या, सर इतना लीटर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 1.2 लीटर ऑफ Cl2। तुम्हें लग रहा है 1.2 लीटर Cl2 है क्या तुम्हारे पास, नहीं है ना, 1.2 लीटर Cl2 है क्या, अगर ये चाह ले हाइड्रोजन चाह ले कि मैं पूरा रिएक्ट कर जाऊं, 1.2 लीटर नहीं है, मतलब सर ये मेरा क्या हो जाएगा, यहीं से पता चल गया कि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ये डिसाइड करेगा कि क्लोरीन कितना बनना है, HCl कितना बनना है, ये डिसाइड करेगा HCl कितना बनना है। तो फटाफट देख लो, वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड कौन डिसाइड करेगा, तो सर ये डिसाइड करेगा Cl2। कैसे निकालेंगे, 1.12 इंटू 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर दूं, 22.4 से, कितना हो जाएगा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर ऑफ HCl, 2.24 लीटर ऑफ HCl। सर ये दो ऑप्शन आ गए, 2.24 लीटर ऑफ HCl, दो ऑप्शन आ गए। सर HCl तो पता चल गया कितना बनना है, लेकिन अगर सर हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा तो हाइड्रोजन कुछ तो बचा होगा ना, क्या बचा होगा, इसको भी निकाल देते। इसको देखो कैसे निकालते हैं, फिर से अपोजिट चलो कि सर 22.4 लीटर ऑफ Cl2 रिएक्ट्स विथ 22.4 लीटर ऑफ Cl2 रिएक्ट्स विद 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो सर 1 लीटर कितने से रिएक्ट करेगा, 22.4 अपॉन 22.4 लीटर। सर यहाँ पे कितना है Cl2, 1.12 लीटर। सर कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा तो कितना हाइड्रोजन यूज होगा, 1.1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन यूज हो जाएगा। सर हाइड्रोजन का कितना यूज होगा, 1.12 लीटर। तो सर एक बात बताओगे मुझे, सर वॉल्यूम ऑफ H2 अनरिएक्टेड कितना रहेगा, सर अनरिएक्टेड वॉल्यूम कितना रहेगा, 1.2 में से यूज कितना हो रहा है, 1.18, तो 0.08 लीटर वॉल्यूम क्या होगा, हाइड्रोजन का रह जाएगा। 0.081 लीटर क्या रहेगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम रह जाएगा। पक्का। तो सर स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, प्योरिटी कॉन्सेप्ट, यील्ड कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट आज हमने किए, सब के सब एक दूसरे पे बेस्ड थे, लेकिन हाँ हमने किए हैं कंप्लीट। ट्राई कीजिए सर, ये चैप्टर अब आपके हाथ में है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डीपीपीज कीजिए, ट्राई कीजिए कि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते लगाएं। अभी जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा आप उसमें देख सकते हैं, इवन यूट्यूब पे जाके आप ब्रह्मास्त्र सीरीज देख सकते हैं मूल कॉन्सेप्ट का, जो कि आपके यूट्यूब पे कंपटीशन वाला पे मिल जाएगा, मैंने ही ले रखा है। तो वहाँ पे भी जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसी के आसपास के क्वेश्चंस आते, कोई अलग चीज़ नहीं आएगी, सब इसी के आसपास के क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको भी ट्राई कीजिए, आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी, नए चैप्टर से मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप कुछ नहीं, आप ब्रह्मास्त्र सीरीज का मूल कॉन्सेप्ट से वहां से जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्राई करना सारे क्वेश्चंस निपटाने की, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब कुछ। मानता हूं कि हाँ भाई ज़्यादा कुछ करना है, लेकिन टाइम कम है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पीड अपने आप को सोचो ना, जो क्लास में हो रहा है उतना करो और क्वेश्चन कर लो, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है अभी आपको, इस टाइम पे इससे ज़्यादा नहीं करना है, बस स्पीड अपने को मेंटेन करनी है। पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। सबको टाटा बाय बाय, ओके।